गुजरात में बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। मिशन 150 प्लस के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। पीएम ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर रोड शो करने पहुंचे जहां बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन हाल के वर्षों में यहां आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई। मतलब सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के द्वारा बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी सूरत में शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी भविष्यवाणी कर डाली। केजरीवाल का दावा है गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और इसके लिए उन्होंने एक कागज पर लिखकर भी अपना दावा ठोक दिया। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों सिर्फ शोर कर रही हैं, बाजी तो कांग्रेस के हाथ लगेगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या बीजेपी इस बार अपने बनाए सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर देगी या फिर 27 साल बाद सत्ता से आउट हो जाएगी, या फिर गुजरात बन जाएगा केजरीवाल की पार्टी का तीसरा ऐसा राज्य जहां उसकी यानी कि आम आदमी पार्टी की सत्ता हो जाएगी। इन्हीं प्रश्नों के बीच कांग्रेस की सरकार बनाने की कितनी संभावना है, इन्हीं प्रश्नों पर हम एक एक्सपर्ट्स के बड़े पैनल के साथ बहस करेंगे या चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। पीएम मोदी शायरी के मर्म को जानते हैं और यथार्थ को भी, इसीलिए गुजरात चुनाव में उन्होंने खुद मोर्चा संभाल रखा है, दिन रात एक कर दिया है। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। कभी राज्यसभा में विपक्ष पर हमला करने के लिए पीएम ने निदा फाजली के इस शायरी का इस्तेमाल किया था। आज वो गुजरात की सत्ता में बीजेपी के लिए खुद रास्ते तलाश रहे हैं। इस बार के चुनाव में विपक्ष दमदार है। चुनौती कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी है। तुम संभल सको तो चलो। ऐसे हालात को बखूबी समझने की वजह से ही पीएम मोदी गुजरात में ताबड़तोड़ रैली, जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। मारा बत्ती एक काम करजो, બધા વડીલોને મળજો અને હાથ જોડીને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ નેત્રંગ આવ્યા હતા, આપણા નરેન્દ્રભાઈ નેત્રંગ આવ્યા હતા અને તમને ખાસ પ્રણામ પાઠવ્યા છે। આટલું મારું કામ કરશો। આ મારા આદિવાસી માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ મને જોઈએ, એનાથી મને એક એવી તાકાત મળે છે ને કે દિલ્હીમાં પછી હું દોડ્યા જ કરું, કામ કર્યા જ કરું, થાકું જ નહીં। सियासत के मेगा संडे में पीएम की भरूच, खेड़ा के बाद सूरत में जनसभाएं। बीजेपी के चुनावी कैलेंडर के मुताबिक पीएम मोदी के गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कुल 51 रैलियों का प्रोग्राम है। यानी प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के दौरान अभी गुजरात के कई और दौरे लगाएंगे और गुजरात में बीजेपी 150 प्लस के टारगेट को हासिल करने में अपना किरदार निभाएंगे। आज की 3 जनसभा, रैलियों और रोड शो को मिला दिया जाए तो पीएम के गुजरात में 27 कार्यक्रम हो जाते हैं। અને આ પ્રગતિ માટે, ગુજરાત વિકસિત માટે હું આજે આપના આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું, આપની મદદ લેવા માટે આવ્યો છું અને મને વિશ્વાસ છે કે તમારી વચ્ચે રહ્યો છું ત્યારે તમારા આશીર્વાદ અમને એક નવી તાકાત આપશે। પરંતુ આ ચૂંટણીમાં મારી તમારી પાસે અપેક્ષા છે, પૂરી કરશો? બે હાથ ઉપર કરીને બધા બોલો તો ખબર પડે। પાછળથી અવાજ આવો છે, પૂરી કરશો? બધા પૂરી કરશો? આ ચૂંટણીમાં પોલિંગ બૂથમાં પહેલા કરતા વધારે મતદાન થવું જોઈએ, બધા રેકોર્ડ તોડવા જોઈએ, તોડશો? गुजरात में संकल्प पत्र जारी होने के एक दिन बाद ही पीएम मोदी का सूरत में रोड शो है, जहां बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन दिखेगा। पाटीदारों के गढ़ सूरत के बारछा में ही पाटीदार आंदोलन की आग सबसे ज्यादा फैली थी, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। लेकिन पीएम के आने से बीजेपी को लगता है कि यहां चुनावी बयार बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा। पीएम के कार्यक्रम के जरिए पाटीदारों के बीच बीजेपी पॉजिटिव संदेश देना चाहती है। एक संदेश दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं। गुजरात दौरे के दूसरे दिन केजरीवाल ने पंजाब की तर्ज पर लिखकर ये भविष्यवाणी कर दी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। के सामने लिख के
भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। दिल्ली के सीएम हमारे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, आलोक शर्मा जी, विनोद अग्निहोत्री जी, अजय उमर जी, आप चारों को नमस्कार, आप चारों का स्वागत। डॉक्टर इस्लाम, जफर जी 2001 के बाद से बीजेपी का पिछली बार सबसे खराब प्रदर्शन रहा। 2017 में आप 100 से नीचे रह गए। आपको लगता है ये एंटी इनकम्बेंसी थी और इस बार तो आम आदमी पार्टी भी है, हालत और बुरी आपकी? नहीं, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। उस वक्त भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। वो एक जो पाटीदार का थोड़ा सा उस वक्त जो गुजरात में हो रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा जाहिर है कि हमें नुकसान हुआ था। लेकिन आज खुद आप देख लीजिए कि जैसा माहौल है और सभी लोग भाजपा के हित में बात कर रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं भाजपा की सरकार है, इसलिए कि भाजपा ही एक ऐसी सरकार है, ऐसी पार्टी है जिन्होंने गुजरात में डेवलपमेंट किया है, गुजरात के लोगों का मन जीता है, गुजरात के लोगों का आशीर्वाद लिया है, गुजरात के लोगों को का समर्थन प्राप्त है और विश्वास प्राप्त है। ऐसी अटकलें बहुत बार लगाई जाती है, लेकिन मैं आपको निश्चिंत होकर कहना चाहता हूं कि चूंकि हमें गुजरात की जनता का आशीर्वाद है, इसलिए हम इस बार इतिहास रचाएंगे। और इतिहास रचाने के बारे में जब कह रहा हूं तो देखिए, हमने सबसे ज्यादा 127 सीट हमने आज तक हमें मिली है भारतीय जनता पार्टी को। हमें पूरा विश्वास है कि हम इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे और एक नया इतिहास भी रचाएंगे। इसलिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आप हो, आपका तो कहीं नामो निशान दिखता नहीं। शायद कभी कभार वो लोग आते हैं, लेकिन आप कहीं भी देख लीजिए पूरे गुजरात में कभी कभार वो दिखते हैं, न कोई पोस्टर है, न कोई कार्यकर्ता काम पे लगा है। और जो कांग्रेस पार्टी का तो मनोबल ही टूट गया, इसलिए कि वो उस पार्टी में उनके मुखिया ही भाग गए हैं, तो जाहिर है लोगों का जो है मनोबल टूट गया है। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के जो आप सबसे बड़े लीडर जो है सोनिया गांधी के बाद वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जहां पर होता है वहां पर जो है लीडर जो है लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, वो खुद अपनी उपस्थिति से लोगों को मोटिवेट करता है। यहाँ तो लीडर ही भाग गया है और लीडर जो है हिमाचल में भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं है, और आता है तो सिर्फ एकाध देर छूने के लिए लोगों को बहुत इसरार करने पर आता है। इससे समझ में आता है कि हार का सेहरा जो बार बार उनके नजर किया जाता है, इसलिए इस बार वो चाहते हैं कि हार का सेहरा ठेकरा जो है नहीं फोड़ा जाए उनके सर पे, लेकिन सेहरा तो उनको मिलेगा ही। इसलिए अगर कोई इलेक्शन छोड़ के भागता तो किसको जिम्मेदार बनाया जाएगा? अगर वाकई उनकी चिंता रहती है प्रदेश की जनता की और प्रदेश में वो इलेक्शन चाहते कि प्रदेश की जनता का समर्थन प्राप्त हो, तो कम से कम उनकी सेवा करने के लिए आग्रह तो करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को देखिए जिन्होंने तन मन धन से लोगों की सेवा की है और उसी का जज्बा रखते हैं। हम सरकार में रहते हैं तो सरकार होती है, लेकिन मकसद जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमारे सरकार का इंटेंशन है कि एक ऐसी सरकार दो जिससे जो गवर्नेंस मॉडल, जिससे प्रदेश की जनता, देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, चाहे आतंकवाद से, चाहे और भी कोई मसले जो है उस सबसे सुरक्षित महसूस करे और उनका विकास हो। आप देखिए जिस तरह से गुजरात में जो गुजरात पिछले 27 सालों से जो विकास की रोड पे जो तेजी से बढ़ रहा है वो दिखता है सामने आपको। सामने आप दिल्ली में जब केजरीवाल जी आए हैं, वो वहां दिल्ली के जो उन्होंने प्रॉमिस किए तो वही नहीं पूरा कर पाए, तो यहाँ तो झूठे प्रॉमिस कर रहे हैं। अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए कि उन्होंने पंजाब में क्या किया, दिल्ली में क्या किया। आज यहाँ पर लोग समझ चुके हैं, गुजरात की जनता जानती है कि अगर किसी पे भरोसा करना है तो भारतीय जनता पार्टी पे, और इसलिए बराबर आशीर्वाद जो है गुजरात की जनता का भारतीय जनता पार्टी में रहा है। ठीक है डॉक्टर जफर। आलोक शर्मा जी, 2017 में आपने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार आपको उम्मीदें भी रही होंगी कि हम एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर बीजेपी को पछाड़ देंगे, लेकिन क्या आलोक जी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने आकर खेल बिगाड़ दिया
और आम आदमी पार्टी आपको नुकसान पहुंचा रही है, सारे वोट आपके काट रही है गुजरात में? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से पैकअप करके वापस जा चुकी है। और मैंने आज तक की कॉन्क्लेव पे भी ये दिखाया था कि आम आदमी पार्टी इस बार जीरो पर आउट होगी, कहीं पर कोई उनका खाता नहीं खुलेगा। आम आदमी पार्टी केवल बीजेपी के इशारे पर यहाँ आई थी और बीजेपी ने के इशारा यहाँ पर चला नहीं, जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। जो लोग बापू और सरदार पटेल की फोटो अपने यहाँ पर ऑफिस में नहीं लगा सकते, उनको गुजरात की जनता दारू और ड्रग्स के पैसे से वोट नहीं देगी। अब आते हैं बात मुद्दे पर। इस बार आप देखिएगा कि गुजरात में बीजेपी जिस तरह से बौखलाई हुई है, उसका जीता जागता उदाहरण मोदी साहब के भाषण हैं। किस तरह से निम्न स्तर के भाषण, एक देश के प्रधानमंत्री से ऐसी हमें अपेक्षा नहीं थी। और गुजरात में इस बार बीजेपी गुजरात से बाहर हो जाएगी। मैं ये भी आज तक पे लेके जा रहा हूं कि भाजपा इस बार गुजरात के पार जाएगी, भाजपा गुजरात पार, और इससे आगे कुछ नहीं बचा हुआ है। आज देखिए किस तरह से मोदी साहब ने दोबारा से देश को डरा रहे हैं। वो, अरे भाई 8.5 साल से आपकी सरकार है, आज आप आतंकवाद का डर दिखा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आतंकवाद का डर दिखा रहे हैं। ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग बाटला हाउस का नहीं सुनना चाहते मोदी साहब, लोग पूछ रहे हैं कि वो जो गैस का बाटला है वो कितने का कर दिया आपने। आज बाटला हाउस की बात कर आप केवल और केवल इसको ध्रुवीकरण पर ले जाना चाहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप देखिए किस तरह से सईद भाई पिछले 20 दिन से 1 महीने से अगर आप देखेंगे तो तमाम विषय बदले हैं। सबसे पहले भाषण में मोदी जी ने कहा अर्बन नक्सली यहां पर विदेशों से हवाई जहाज से बैठकर उड़कर आ रहे हैं। हमने कहा भाई सबसे बड़ा अर्बन नक्सली तो इनका प्रदेश अध्यक्ष है जिस पर 107 केस हैं। उसके बाद अर्बन नक्सली शब्द गायब हो गया। उसके बाद क्या आया, केजरीवाल जी के टोपी वाले फोटो आए, पूरे गुजरात के अंदर लगे, लेकिन 2 दिन में वो उतर गए, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो जीत तो रहे हैं, लेकिन इस बार गुजरात की जनता चुटनी माटे जावे छे, मतलब गुजरात की जनता चुनाव लड़ रही है। उसके बाद वो गायब। फिर डबल इंजन आया, फिर डबल इंजन गायब हो गया है। फिर 3 दिन पहले आया कि ये चुनाव जो है इस बार का नहीं है, ये 25 साल बाद का चुनाव है। आज वो 25 साल बाद वाली चीज गायब हो गई। कल से 2 चीजें नई आ गई। एक आया यूनिफॉर्म सिविल कोड, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। लोगों ने पूछा भाई 27 साल से बैठे थे, पकौड़े तल रहे थे, क्यों नहीं बनाया यूनिफॉर्म सिविल कोड? आप 8.5 साल से केंद्र में थे, क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, क्यों नहीं बिल लाए उसके ऊपर? आज नया एक वो महामूर्खानंद महाराज इनके यहाँ है, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल का शगुफा छोड़ दिया। हम पूछ रहे हैं भाई पॉपुलेशन कंट्रोल पे आप पार्लियामेंट में बिल क्यों नहीं लाते? आपकी क्या प्लानिंग है, देश को क्यों नहीं बनाते? गुजरात के चुनाव की वोटिंग से 3 दिन पहले आपको पॉपुलेशन कंट्रोल याद आया। अरे भाई पूरी सरकार कह रही है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल के मेथड हैं वो पॉजिटिव इंसेंटिव है, और 1980 के बाद से वही सब सरकारों ने अडॉप्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर का जो डॉक्यूमेंट है वो स्वयं ये बोल रहा है। आज नया हाउस आ गया, आज बाटला हाउस आ गया, आतंकवाद आ गया। हम पूछना चाहते हैं उरी किसके टाइम पे हुआ, पुंछ किसके टाइम पे हुआ, पुलवामा किसके टाइम पे हुआ, पठानकोट में आईएसआई जांच करने का भाई, और दाऊद से तो आपके पुराने संबंध है मंत्रियों के। मोदी साहब गुजरात पर बात कीजिए, गोल पोस्ट रोज मत बदलिए। आप हार रहे हैं बुरी तरह से, पाटीदार भी आपके साथ नहीं है, इसलिए नाइट से सूरत में करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले नड्डा, अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, सूरत के लोग इतने नाराज हैं, जीएसटी के तमाम केसेस पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति भी अगर इनको काली पर्ची दिखा देता है तो 4 सूरत के बच्चों पर पासा लगाकर उनको जेल में डाल दिया। सूरत में एक दिन जेपी नड्डा जी गए, एक दिन अमित शाह जी गए, वहां के लोग इनसे नहीं संभल रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा चलो मैं भी प्रयास कर लेता हूं। इस बार गुजरात से भाजपा बाहर, जवाब देता हूं, 125 पार। डॉक्टर जफर आप जरूर जवाब दीजिएगा अजय जी और विनोद जी के बाद। दोनों से एक रिएक्शन ले लें सर, उसके बाद आते हैं आपके पास। 2 वरिष्ठ पत्रकार अजय जी और विनोद जी हमारे साथ हैं। विनोद सर, क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री गुजरात में, इससे गुजरात में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, कड़ा हो गया है, ऐसा समझते हैं सर आप? देखिए, आम आदमी पार्टी की एंट्री तो जब यहाँ नगर निगम चुनाव हुए थे और उसके बाद बड़ोदरा में जिस तरह से उनको एक सफलता मिल गई 27 सीटों पर, उससे उनका हौसला बढ़ा और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में अपनी एंट्री की और तैयारी की। केजरीवाल जी ने पूरी ताकत लगाई, लगातार मनीष सिसोदिया आए, भगवंत मान आए, उनके सारे स्टार प्रचारक आए। धारणा ये बनी कि शायद कांग्रेस के लिए ये बड़ी एंट्री बड़ी नुकसानदेह है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको लेकर बड़े मुतमईन भी थे। फिर अचानक आम आदमी पार्टी ने जो है अपना चेंज किया, वो गणेश लक्ष्मी की बात करने लगे, वो बिल्किस बानो पर खामोश हो गए, उन्होंने एकदम से हिंदुत्व वाला ही चोला ओढ़ा और भारतीय जनता पार्टी की जो मैदान है,
जो पिच है उसी पर बैटिंग शुरू कर दी। जब उस पर बैटिंग शुरू कर दी और शहरी क्षेत्रों में, खासकर सूरत में, अहमदाबाद में, राजकोट में, सब जगह उन्होंने जब प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, तो भाजपा को भी चिंता हुई कि कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक में सेंध न लग जाए। उसके बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त टग ऑफ वॉर हुआ, वाक्य युद्ध जिसको कहते हैं, चला। और इसी बीच एमसीडी के चुनाव की घोषणा हो गई। अब आम आदमी पार्टी का जो रिसोर्सेज है, ध्यान है, वो बट गया। गुजरात के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए शायद गुजरात से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम है। इसीलिए उन्होंने सारी ताकत वहां झोंक रखी है। गुजरात में जहां तक राजा उमट भाई बैठे हुए हैं, वो मुझसे भी बेहतर बताएंगे। मेरी जानकारी ये है कि शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी सूरत में कुछ पॉकेट्स में काफी मुकाबले में है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें पूरे देश में, क्षमा कीजिए, पूरे राज्य में, तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही लोग बताते हैं। अब इसमें कब कौन कितना करेगा, भारतीय जनता पार्टी का देखिए हमेशा जो रहता है कि वो बड़ा लक्ष्य रख के चलते हैं और बड़ा लक्ष्य की घोषणा करते हैं। पिछले चुनाव में भी 150 पार का नारा था, लेकिन 99 आए। इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की बात की जा रही है। गुजरात में 2 रिकॉर्ड हैं बड़े महत्वपूर्ण। एक रिकॉर्ड है माधव सिंह सोलंकी का 149 सीटों का, उसके पहले कांग्रेस के 141 थे, और उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में चुनाव 2002 में हुए थे 127। तो भाजपा का अपना रिकॉर्ड 127 का है। अगर भाजपा उसको तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से ये भाजपा की बड़ी उपलब्धि होगी। अब सवाल ये है कांग्रेस जो है वो किस तरह का मैनेजमेंट कर रही है। वो माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, वो विधानसभा स्तर पर कर रही है, क्योंकि मैक्रो मैनेजमेंट लेवल पे कांग्रेस उस तरह नहीं दिखाई पड़ रही है जैसे कि पिछली बार दिखाई पड़ रही थी। ठीक है विनोद सर, और आते हैं आपके पास अजय जी। अजय सर, क्या इस बार बीजेपी 150 पार, यानी कि आम आदमी पार्टी आने के बाद क्या उसे ये उम्मीद बन रही है कि वो रिकॉर्ड बहुमत से जीत रही है, या इस बार 2017 के 99 से भी नीचे जा रही है? क्या लगता है आप? देखो, विनोद जी ने जो कहा, मैं उनकी बात के साथ सहमत हूं। ये कोई माधव सिंह सोलंकी का या कांग्रेस का 143 का रिकॉर्ड टूटे ऐसी स्थिति तो गुजरात में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी जो है वो सूरत में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां आज नरेंद्र मोदी जो है वो रोड शो करने जा रहे हैं। और इसीलिए वहां रोड शो करने जा रहे हैं क्योंकि पहले चरण के मतदान के पहले ये जो प्रचार जो है उसके पहले नरेंद्र मोदी वहां माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये 5 सीट पे आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दे रही है। वो है करंज, कामरेज, कतारगाम, वराछा और ओलपाड। ये 5 सीट ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है। उस 5 सीट को अगर आप छोड़ दो तो उसके बाद सौराष्ट्र में एक गारियाधर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक राजकोट रूरल की है, एक खंभालिया में जहां इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी कंटेस्ट कर रहे हैं, एक नॉर्थ गुजरात में डीसा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, और एक आध और कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ दो तो उसको छोड़ के मतलब 182 में से ये 10 सीट अगर मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा और कड़ा मुकाबला है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस इस बार कोई मैक्रो मैनेजमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो आत्मनिर्भर हैं और वो अपनी ताकत से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो 127 सीट पे ही फोकस कर रहे हैं। वो अर्बन की जो 55 सीट्स हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, कांग्रेस पार्टी जानती है कि वहां वो कितनी भी मेहनत कर ले वो चुनाव नहीं जीत सकते। जैसे अहमदाबाद में आप 21 में से 18 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। पिछली बार भी जब माहौल खराब था तो अभी अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट की जो 55 सीट थी उसमें से 44 सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो कांग्रेस पार्टी जो है रूरल और ट्राइबल ये 2 सेगमेंट में मेहनत कर रही है। और 53 सीट्स ऐसी है कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 10% से लेके 61% है। तो ये 53 सीट जो मुस्लिम वाली सीट है वो, और 27 सीट जो है वो ट्राइबल वाली, मतलब 80 सीट्स हुई। ये 80 सीट्स पे ज्यादा कांग्रेस फोकस दे रही है। और बाकी की जो 47 सीट्स है वहां पर कैंडिडेट खुद अपनी ताकत से लड़े हैं। इस बार ना राहुल गांधी आई, ना प्रियंका गांधी आई, खड़गे जी 2 दिन के लिए आ रहे हैं, वो टोकनिज्म है। लेकिन जो मेन इश्यू है, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि चुनाव में जो प्रतिशत मिलना चाहिए, पब्लिक जो आनी चाहिए, चाहे वो मोदी जी की सभा हो या अमित भाई की सभा हो या योगी आदित्य, जो पहले जो हजारों की तादाद में लोग आते थे उसमें कहीं ओट दिख रही है पार्टी को। और इसीलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दिन से काफी एग्रेसिवली बात कर रही है। अमित भाई भी जो है वो अपनी स्पीच में ये कह रहे हैं, याद है ना 2002 में कुछ लोगों ने कंकर फेंकने की कोशिश की थी और मोदी जी की सरकार ने कायदे के दायरे में रहते हुए ऐसा पाठ पढ़ाया कि 20 साल तक गुजरात में कहीं कर्फ्यू का नाम नहीं आया।
और गुजरात में एक ही दादा चलता है, वो है हनुमान दादा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लो या बुलडोजर, योगी जी आते हैं तो बुलडोजर पे चलते हैं यहाँ पर, और लोगों को बताया जाता है कि सौराष्ट्र में जो लघुमती कम्युनिटी ने जो इलीगल एनक्रोचमेंट किया था उसको देखो भूपेंद्र भाई की सरकार ने कैसे तोड़ दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, 370 की बात, तो ये सब बात करके भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व की बात कर रही है, और इसलिए मुस्लिम वोट भी संगठित होती नजर आ रही है गुजरात में। ठीक है जी सर। डॉक्टर जफर, विनोद जी, अजय जी दोनों की बात आपने सुनी। आप आलोक जी की बात का जवाब देते हुए ये भी बता दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार आपके लिए डबल चुनौती, कांग्रेस तो थी ही, पिछली बार आप 99 पे रुक गए थे, इस बार आम आदमी पार्टी भी आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि जो आप सारे रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं पिछली बार से भी कम चले जाएं, डबल दोहरी चुनौती आपके सामने, मानते हैं आप डॉक्टर जफर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस अगर आप जमीनी हालात देखिए पूरे गुजरात में, तो आपको एक ही आवाज सुनेगी, किसी से भी पूछिए एक ही आवाज सुनेगी कि वो चाहते हैं भाजपा को वापस लाना। एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी हर जगह दिखेगी आपको। ये मैं जब कहता हूं कि इतिहास रचेगा तो ये बिल्कुल रचेगा, इसलिए कि आपको पूरे गुजरात में आपको एक ही जगह, हर जगह आप देखिए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम, और लोग चाहते हैं। उसकी वजह एक है कि आप देखिए जब उनके समय का जो डेवलपमेंट था और जब पिछले जो हमारे समय में जो डेवलपमेंट हुआ है, और कांग्रेस ने क्या क्या किया है वो आपको ही पता है। आप देखिए कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी उसके साथ घूम रहे हैं, मेधा पाटकर के साथ, उनका क्या रोल रहा है आपको सरदार सरोवर के इसमें। लोगों को जब पानी की कमी थी उस वक्त के मुख्यमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आड़े कौन आ रहा था? मेधा पाटकर। और आज राहुल गांधी जी के साथ वो घूम रही, प्रदेश की जनता देख तो रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इतने साल लटका के रखा, जब उसकी ऊंचाई बढ़ानी थी सरदार सरोवर डैम की तो लटका के रखा, नहीं दिया परमिशन, इसलिए कि गुजरात की जनता को पानी नहीं देना था। उन्होंने सिर्फ नारा दिया था कांग्रेस ने, बिजली सड़क पानी, वो देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जरा देखिए वहां ऊंचाई, प्रधानमंत्री जब बने, मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री 17वें दिन जो है हाइट उन्होंने 17 फीट, 17.5 फीट हाइट बनाने का परमिशन 17वें दिन दे दिया। आज जल से नल से जल जो है पूरा प्रोग्राम पूरे प्रदेश में फैल गया है। उसके बाद हर जगह हम दे रहे। आप देखिए जो आज किसानों को 57 लाख किसानों को हमने जो उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में पैसा दिया। हमने जो है जो ट्राइबल समाज के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज वहां से ही उठा के हमने जो है राष्ट्रपति भी बनाया है। आप चाहे किसानों की बात कीजिए, चाहे नौजवानों की बात कीजिए, चाहे आप बुजुर्गों की बात कीजिए, आप किसी की बात कीजिए, सबके जुबान पे एक ही बात रहेगा कि ये सरकार ने काम किया है। अगर जिसके पास छत नहीं है तो डॉक्टर जफर, आपको यहाँ पर हमें रोकना पड़ रहा है। आलोक जी, हम आपके पास आए उससे पहले ये बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर काफी फोकस किया है और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि आतंकवाद को कांग्रेस तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है, और आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि सर्जिकल स्ट्राइक पर वो सवाल उठाते हैं। सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। मुंबई में जो हुआ
वो आतंक की पराकाष्ठा थी, लेकिन हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, इन शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए थे। कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन गुनहगारों को गंभीर सजा दी है। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू हैं, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। आलोक जी, कांग्रेस के नेता आतंकवादियों को वोट बैंक के तौर पर देखते हैं और कांग्रेस के नेता आतंकवादियों पर रोने लगते हैं, उनके आंसू निकल आते हैं। अब इस मुद्दे पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक होकर आपको घेर रहे हैं तो कैसे काउंटर करेंगे आप? आक्रामकता नहीं है, ये हल्कापन है। 27 साल में यहां पर 27 साल के शासन के बाद आप गुजरात, अहमदाबाद और सूरत के लोगों को डरा रहे हैं। 8.5 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने तमाम आतंकी हमले गिनवाए, उरी हो, पुंछ हो, पुलवामा हो, पठानकोट हो। आपके तो बीजेपी के नेता स्वयं आईएसआई को इंफॉर्मेशन देते पकड़े गए। कांग्रेस पार्टी ने 2 पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री खोए हैं। चिथड़े उड़ गए आतंकवाद की लड़ाई लड़ते लड़ते। ये लोग तो आतंकवादियों को तो छोड़िए, अंग्रेजों के मुखबर रहे हैं ये लोग। मुद्दे की बात पर आज मोदी साहब भाग रहे हैं। आप केवल ये बता दीजिए कि कंधार कौन छोड़कर आया था? संसद पर हमला किसके समय पर हुआ था? अक्षरधाम का हमला किसके समय पर हुआ था? 26/11 जब हुआ तो 26/11 में वो बोट कहां से गई थी? गुजरात के तट से गई थी वो। और 26/11 में जब हुआ मोदी साहब, तब भी आप रोटियां सेक रहे थे। आप क्या कर रहे थे? आप वहां पर बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और 4 दिन बाद जब 4 राज्यों का चुनाव था 2008 में, तो सारे के सारे राज्य चुनाव हारे, क्योंकि देश की जनता अब समझ गई है। दिल्ली में आपको याद है, खून से भरा हुआ एक पोस्टर बीजेपी का आया था। उधर हमारे जवान शहीद हो रहे थे 26/11 में लड़ते हुए, और उसके बाद आप वोट मांग रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, बुलडोजर की बात भी की थी। बुलडोजर वो जयसुख पटेल के घर पर कब चलेगा? मोरबी कांड में 135 लोग मर गए, किसके घर पर बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर भी सेलेक्टिव चलाते हैं आप। हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप मुख्य मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं? मोदी साहब, मुझे बड़ा हल्कापन लगा देश में जफर भाई, नागरिक के तौर पर मुझे बहुत एक नागरिक के तौर पर मुझे बड़ा आज बहुत दुख हुआ मुझे कि एक देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को 56 इंच और लाल आंख और पता नहीं कौन कौन सी संज्ञाएं देते हैं, आज वो देश की जनता को डरा कर वोट मांगना चाहते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो केवल प्रचार मंत्री का काम करता है, वो वोट मांगने के लिए आज गली गली कूचे कूचे घूम रहा है। हर एक राज्य चुनाव आप हार रहे हैं, हार जाइए ना, क्या हो गया? लोकतंत्र में हार और जीत चलती है। क्यों आप अपना प्रेस्टीज का इशू बनाते हैं? उसका कारण है जिस तरह से सत्येंद्र जैन को केजरीवाल नहीं हटा सकते अपने मंत्रिमंडल से, मोदी जी अगर गुजरात हार जाएंगे और जो हार रहे हैं तो सारे काले चिट्ठे बाहर आ जाएंगे। मोदी साहब, तक्षशिला कांड पर उत्तर दीजिए।
70 से ज्यादा जो लोग लट्ठा कांड में मरे उस पर उत्तर आलोक जी, आलोक जी, बुलडोजर बस हो गया। चलाइए जयसुख पटेल के यहाँ, वो मोटा पैसा। एक सेकंड डॉक्टर जफर, एक अमेरिका में सेकंड डॉक्टर जफर, एक सेकंड प्लीज। आप लोग आलोक जी बस कीजिए, हो गया। आलोक जी एक सेकंड भाषण नहीं प्लीज। आलोक जी, आलोक समाप्त कीजिए ना सर, चार मेहमान है यहाँ पर, समाप्त, संक्षेप में प्लीज, अंतिम बात कहना संक्षिप्त चाहता हूं, रखिए संक्षेप में। हमने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर अफजल गुरु को भी फांसी पे चढ़ाया और तमाम आतंकियों को फांसी पे चढ़ाया। 6.5 साल में कोई एक केस बताइए ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चली। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर जफर, आपने धन्यवाद सर, नहीं तो ऑडियो बंद करना पड़ेगा मुझे, प्लीज माफी के साथ। आप समय सबका ध्यान रखिए ना प्लीज। आलोक जी, डॉक्टर जफर, हाँ आप जवाब दीजिएगा, लेकिन हमारा भी जवाब दे दीजिए। अरे सुनिए तो सर, डॉक्टर जफर, आम आदमी से ठीक है, आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन गुजरात में पिछले 27 साल से, अगर हम गलत नहीं हैं तो विनोद जी, अजय जी बता देंगे, आप थोड़ी आम आदमी पर भी बात कर लीजिए, उसके मुद्दे भी बता दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के मुद्दे के अलावा, और जवाब दीजिए आलोक जी की बात का। देखिए, पहली बात तो कह रहा हूं कि जब बाटला हाउस के बारे में जिक्र किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो वहां पर कौन गया था, किस पार्टी के लोग गए थे? आंसू बहाने? तो क्या हकीकत नहीं जानना चाहिए देश की जनता को? और अगर देश की जनता की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इसको डराना कहते हैं। डरा के तो आपने रखा मुस्लिम समाज को, तुष्टीकरण की, और उनको डरा के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आज आप देखिए, अगर पूरे केस के इतिहास, राइट क्यों होता था? इन लोग राइट कराते थे, मुस्लिम समाज को डराते थे, एक कोने में खड़ा कर देते थे और उनको कहते थे मैं प्रोटेक्शन दूंगा तो वोट दो, हम प्रोटेक्शन देंगे। वो सब खत्म हो गया। ना कर्फ्यू है, ना डर है, ना कोई भय है। सब बिजनेसमैन बिजनेस करता है, पढ़ने वाले पढ़ना करते हैं, नौकरी वाले नौकरी करते हैं। किसी को न डर है, न कोई भय है, न कोई कर्फ्यू है। और आज का नौजवान तो जानता भी नहीं कर्फ्यू क्या है। इसलिए कि कर्फ्यू का पूरा माहौल जो है, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों को डराने के लिए करती थी, तुष्टीकरण करती थी, देती कुछ नहीं थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, इसलिए सब लोग जानते हैं कि आप उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उन लोगों को डराया, और जब जरूरत पड़ा तो उनको इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाटला हाउस का जिक्र किया, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आप देख लीजिए कि इनका रोल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी का। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को कभी खुश और कभी इसका इस्तेमाल, लेकिन सब नजर सिर्फ वोट बैंक पे रहती थी। दूसरी बात कहते हैं, अरे भाई आज की जनता विकास देख रही है ना। आज आप देखिए किस चीज के बारे में बात करेंगे? सड़कें यहाँ अच्छी, फैक्ट्री, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां यहाँ पर, सबसे ज्यादा एफडीआई, सबसे ज्यादा खुशहाली का माहौल, सबसे ज्यादा जो है आप जो है विकास जो है वो इस प्रदेश में हो रहा है। आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आप सोचिए 20% ऑफ द जीडीपी जो है वो यहां से आएगी, इसलिए कि यहां पर निवेश भी हो रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस है, और लॉ एंड ऑर्डर सही है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं, यहाँ पर कॉलेज बढ़ रहे हैं, आपके मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बनी है। और इनके समय में जो था सब उस वक्त से उठा कर देख लीजिए, 15 यूनिवर्सिटी थी, आज जो है वो 133 यूनिवर्सिटी है। आप वहां मेडिकल सीट देखिए, 500 सीट थे, आज 5357 सीट है। ऐसे हर जगह पे, चाहे डॉक्टर जफर समाप्त कीजिए, दूसरे स्टेट में जाके मेडिकल कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन आज सबसे बड़ा जो मुद्दा था उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बताया है, और इन लोग जो डरा के जो इस्तेमाल करते हैं उससे आगाह किया है। देश की जनता अच्छे भली बीती जानती है कि यहाँ पर आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस का रोल जो है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, अजय सर, विनोद सर हमारे साथ हैं। विनोद जी, जिस तरह से डॉक्टर जफर ने अपनी उपलब्धियां गिनाई बीजेपी सरकार की, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सब जो डॉक्टर जफर ने गिनवाया यही कह देते तो गुजरात की जनता वोट दे देती और प्रचंड बहुमत मिल जाता, रिकॉर्ड जो 150 प्लस मान रहे हैं वो हो जाता। या विनोद सर, आपको लगता है कि आतंकवाद वाकई मुद्दा है जिसका उल्लेख करना पड़ गया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए शहीद भाई, पिछले कम से कम 20 वर्षों से आप देख लीजिए, किसी भी राज्य का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है हिंदुत्व। और हिंदुत्व का ध्रुवीकरण जो है वो चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उसमें आखिरकार आते आते पूरी पार्टी हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की लाइन पर आ जाती है। और ये बात मैं शुरू से, जब गुजरात का चुनाव शुरू हुआ था तब भी मैंने कहा था कि आप गुजराती अस्मिता और हिंदुत्व का ध्रुवीकरण, ये दो, अब वो ध्रुवीकरण राष्ट्रवाद के नाम पर भी हो सकता है, आतंकवाद के खिलाफ भी हो सकता है नाम लेकर के, पाकिस्तान भी उसमें आ सकता है, उसमें सद्दाम हुसैन भी आ गए,
तो ये सब तरीका यही है दरअसल, क्योंकि ये उसका हमेशा टाइम टेस्टेड जो है राजनीतिक हथियार है, औजार है। उत्तर प्रदेश में भी 80-20 आ गया था, कहीं शमशान कब्रिस्तान आ गया था, तो ये कुल मिलाकर के हर चुनाव में और उसको सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है, भाजपा को इसमें अभी तक कामयाबी मिलती आई है। तो जब तक ये ध्रुवीकरण का हथियार, राजनीतिक हथियार मतलब मेरा कहने का मतलब जो है दांव, ये जब तक कामयाबी दिलाता रहेगा पार्टी को, तब तक पार्टी इसको इस्तेमाल करती रहेगी। और ये सिर्फ भाजपा पे नहीं लागू होता है, ये दूसरी पार्टियों में भी लागू होता है। जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय समाप्त हो गया और अजय सर क्षमा, आपका नंबर नहीं आ पाया। सैयद जफर इस्लाम, डॉक्टर जफर, आलोक शर्मा जी, अजय उम्मर जी, विनोद अग्निहोत्री जी, आप चारों का बहुत धन्यवाद। कांग्रेस 125 के बाद ये भविष्यवाणियां हो रही है। अजय सर, विनोद सर, हम आपसे बात करना चाह रहे थे लेकिन समय आज्ञा नहीं देता। बहुत धन्यवाद। 125 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठा दिया है। गुजरात चुनाव में आतंकवाद की एंट्री, अरविंद केजरीवाल भविष्यवाणी कर रहे हैं, कांग्रेस भविष्यवाणी कर रही है और प्रचंड जीत, अभी तक रिकॉर्ड तोड़ने की बात बीजेपी यहां पर कर रही है, 150 से ज्यादा। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।